इसमें कोई शक नहीं है कि रियल एस्टेट एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप बगैर ड्यू डिलिजेंस के करेंगे तो आपको ये फ्रस्ट्रेशन और नुकसान दोनों प्रोवाइड करेगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा और जो लोग मेरे आसपास हैं, जिन लोगों से मैं बात करता हूं, उनके इश्यूज डिस्कस करूंगा जो बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, या आप कह लें कि रेंटल रियल एस्टेट इन्वेस्टर, जो उनको फेस करने पड़ते हैं और किस तरह से आप उन इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये वीडियो बीइंग अ लैंडलॉर्ड पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ और उसके अंदर जो लोग टेनेंट हैं वो शायद ऑफेंड हो जाएं, लेकिन इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, क्योंकि देखें जो एक इन्वेस्टर है या जो पैसे लगा रहा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे अगर वो पैसे लगा रहा है तो वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो इन्फ्लेशन से बचने की कोशिश कर रहा है। वो हो सकता है कि अपनी लग्जरीज को कट डाउन करके वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है जहां पर उसको इवेंचुअली जब वो उसको जरूरत पड़े तो उसको रिटर्न्स मिल सकें। तो ये उसको भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो नेशनल सेविंग्स में जाके पैसे रख देता या कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसे रख देता जिसमें उसको इंटरेस्ट मिल रहा हो, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से जो रिटर्न लेना चाह रहा है, इकोनॉमी में पैसे इन्वेस्ट करके रिटर्न लेना चाह रहा है, प्लॉट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है जिसके अंदर अनप्रोडक्टिव मीन्स होते हैं जिसके अंदर इन्वेस्ट करने के। और जो टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप है, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। तो इसके अंदर जब आप एक एक बंदा पे करता है और दूसरा बंदा उसकी सर्विस ले रहा है, यानी कि वो घर में रह रहा है उसके लिए और उसके अंदर बेरे मिनिमम उसने कुछ चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आता तो उस ट्रांजैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये कंटिन्यू करना है, उस घर में रहना कंटिन्यू करना है, तो आपको ऑफकोर्स उसके जो जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना होगा उस पर आपने साइन किया होगा। तो इसलिए प्लीज उसके अंदर उसको नेगेटिव ना लें। बिसाइड इसके कि इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे डर होते हैं ना कि आप अगर ये करेंगे, लेट से कोई घर खरीदेंगे और उसके बाद उस पर कब्जा हो जाए, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके अंदर आपको डर बैठ जाता है। मैंने उसके ऊपर एक न्यूज लेटर भी लिखा था जिसके अंदर मैंने उसका लिंक लगा दिया यहाँ पर कि 5 रीजंस नॉट लेटिंग यू टू बिल्ड एसेट्स। तो वो न्यूज लेटर जरूर जाके देखिएगा, उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से क्या क्या आपके फियर्स होते हैं जिसकी वजह से आप एसेट्स बिल्ड नहीं कर सकते। तो फियर्स को हटा दें, कंटिन्यू करें जो भी आप कर रहे हैं, ताकि आप जो भी कर रहे होंगे उसमें आपको नई चीजें लर्न करने को मिलेंगी। अगर आप कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही पैसों को रखेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जरूर उसमें स्ट्राइव जरूर करें, कुछ ना कुछ करेंगे। तो पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूं उसके अंदर यह है कि रेंट आउट आपके पास ऑप्शन हो। मेरे ख्याल से वो चॉइस होनी चाहिए, आप एक मैनेज प्रॉपर्टी रेंट पे दें, यानी कि आप स्टैंड अलोन हाउस अगर रेंट पे देंगे तो उसके अंदर आपके पास जो पावर्स हैं वो कर्टेल हो जाएंगी। अगर आप ऐसे अपार्टमेंट के अंदर अपनी रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसके अंदर एक यूनियन है या जिसके अंदर कोई मैनेज सर्विसेज की जो कंपनी है वो उसको डील कर रही है, तो उससे फायदा ये होगा कि आपको एक टियर मिल जाएगी जिसके अंदर आप अपने लैंडलॉर्ड, बीइंग अ लैंडलॉर्ड, अपने टेनेंट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं एज एन इन्वेस्टर मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं अपने टेनेंट से मिलूं या उससे मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करूं। मुझे जरूरत ही नहीं है, ये एज आई सेड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। वो मुझे रेंट देगा, आई डोंट हैव टू सी कि उस घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा मुझे मसले की बात नहीं है, मैं बार बार उसको तंग नहीं करूंगा। अगर तो वो मैनेजमेंट कंपनी बीच के अंदर है तो वो सारी चीजें उसको देख सकती है, उसकी उसकी जो मेंटेनेंस है जहां तक मुझे करनी है, बीइंग अ लैंडलॉर्ड जितनी मेंटेनेंस मुझे करनी है उस हद तक उसकी मेंटेनेंस मैं करूंगा। ऑफ कोर्स मैं आई एम obliged टू दैट, लेकिन जो जो चीज टेनेंट को करनी है वो उसको खुद करनी है। तो बेहतर ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी इस तरह की शुरू में ही अगर आपके पास ऑप्शन है कि खरीदनी है, तो आप वो प्रॉपर्टी लें जिसके अंदर आपकी जो इंटरफेरेंस हो वो कम से कम हो जाए। हाँ, उसके अंदर अगर आप एक्टिव लैंडलॉर्ड बनना चाहते हैं, जिसके अंदर अगर आप एयरबीएनबी करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मंथली लेवल के ऊपर आप उसको रेंट आउट करें, तो फिर आपकी ऑफ कोर्स उसके अंदर एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगी। लेकिन बीइंग अ पैसिव इन्वेस्टर मैं नहीं चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व रहूं। तो इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, इनफैक्ट अगर आप बात करें तो यूएई के हिसाब से भी देख लें तो जो 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 टाइप ऑफ बिल्डिंग है जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदें वो एक अपार्टमेंट होना चाहिए। ऑल्दो कि हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि किसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन वो किसका ज्यादा होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बेहतर ये है कि आप एक अपार्टमेंट लें। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी लेने के बाद फर्ज करें आपने अपार्टमेंट ही लिया, अपार्टमेंट लेने के बाद भी अगर आपको कोई टेनेंट सेलेक्ट करना है तो वो टेनेंट को किस तरह से आप देख सकते हैं। लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आपके पास पूरी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक अपार्टमेंट था जिसको जो मेरे एक टेनेंट खाली कर रहे थे, लेकिन और वो उसी बिल्डिंग में दूसरे बड़े अपार्टमेंट में जा रहे थे। तो वो मुझे जो जो दूसरे अपार्टमेंट में जहाँ जा रहे थे
ओनर की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार हमारे पास ये आए हैं और हमें पता चला है कि आप, हाँ, मैं दुबई में बैठा था, मेरे पास मेरा नंबर उनको मिल गया, फ्रॉम यूनियन मिल गया होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास ये लोग रह रहे थे, तो आप मुझे उनकी फीडबैक दे दें। अब मैं यहाँ नहीं बता रहा कि फीडबैक पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी या क्या थी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने मुझे कॉल की और मैंने उनको जो एक फेयर फीडबैक थी वो दे दी। अब इसके अंदर आप भी इस तरह ही करें, जब भी आपके पास कोई टेनेंट आए, आपके पास ऑप्शन हो। अब जैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, आपको कहीं न कहीं रिलाय करना पड़ता है। वो एक एक ग्रे एरिया होता है जो आपको अपने हिसाब से उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर एट मैक्स जितना आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेक कर लें लोगों का, सीएनआईसी के थ्रू चेक ले लें। लेट्स से आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो पुलिस स्टेशन में सबमिट कराना होता है। वो सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, वंस आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट सुकून होगा कि आपने ये सारे टिक मार्क्स जो मौजूद थे, ये आपने टिक कर लिए हैं। अब उसके बाद कुछ होता है तो इट्स द फेट, अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको हर चीज़ के ऊपर अपने, हाँ, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका, अगर आपका कैश फ्लो इस रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि कम से कम आप 1 से 2 महीने का अपना कैश फ्लो बिहाइंड रखें, यानी कि आपके जो भी एक्सपेंसेस आने वाले हैं, आप ये ना रखें कि हर महीने के जो पैसे आएँगे इस रेंट से, वो डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे। अगर आप इस चीज़ पे रहेंगे, तो आपके फिर जो कैश फ्लोज़ के अंदर इंटरप्शन अगर इसके अंदर होनी है रेंटल प्रॉपर्टी की, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएँगे और उसके अंदर या तो वो लेट्स से आपको डिले से मिल रहा है रेंट, या लेट्स से कभी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ी हुई, तो उस केसेस के अंदर आपको इस कैश फ्लो को कंटिन्यू रखना मुश्किल होगा। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगले पॉइंट में आप ये देखें कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप बनाते हैं, वो पहले साल का तो हमेशा बनता है। जब भी टेनेंट आता है, तो वो पहले साल का तो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली बनता ही है। लेकिन जब भी रिन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट, और वो उसके जो जो लेट्स से पाकिस्तान के अंदर जो रूल है कि 10% से आपका बढ़ेगा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका रेंट बढ़ेगा, उस रेट से बढ़कर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए और दोबारा से उसी प्रोसेस से, जो पहली दफ़ा आपने किया था, उसी प्रोसेस में उसको जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप जब भी ये करते हैं, अगर आप भूल जाते हैं, तो फिर वो ऐसे ही चलता रहता है और फिर वो इवेंचुअली जब कोई प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर आप जब फँसते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ हुआ, अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ हुआ, तो अपडेटेड आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बात पर मुझे कुछ लोग कह भी सकते हैं कि यार आप ये कैसी बात कर रहे हैं। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं और उसके अंदर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन जब मैं नॉर्मल बात करता हूँ, तो नॉर्मल बात के अंदर जब भी आप किसी टेनेंट को दें अपना घर, तो मैं ये कहता हूँ कम से कम आप 3 से 4 साल के बाद उसको टेनेंट को चेंज कर दें। क्योंकि 4 साल इज़ इनफ कि अगला बंदा भी अपना घर देखना चाहता है, अपना खुद का घर देखना चाहता है, या लेट्स से किसी और घर में जाना चाहता है, या उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने आपके घर के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें कवर कर देंगी उन 4 सालों के अंदर। आप ये चीज़ शुरू में तो क्लियर ना करें, लेकिन जब आपका टाइम गुज़र जाए, 2 साल गुज़र जाएँ, 3 साल गुज़र जाएँ, तो आप उनको नोटिस देना शुरू कर दें कि यार मुझे बेचना है घर, या जो भी है। क्योंकि देखें, इसमें मसला ये है कि एक तो ये कि अगर आपका जो पाकिस्तान के अंदर आप रेंट पे देते हैं घर, तो उसके अंदर एनुअल रेट के ऊपर रिन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर एनुअल बेसिस के ऊपर आपका रेंट बढ़ता है। जब रेंट बढ़ता है, तो आपके पास लेट्स से, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 30,000 से आपने रेंटल स्टार्ट किया था। तो इवेंचुअली 4 साल गुज़र जाते हैं, तो 4 साल गुज़रने के बाद लेट्स से कि आपका उसका रेंट हो गया है 42,000, 30,000 से 42,000 उसका रेंट हो गया है। अब आप ये देखें कि आपने एडवांस कितना लिया हुआ है। एडवांस जो आपने लिया हुआ है, वो उस वक़्त के 30,000 के हिसाब से लेट्स से 6 महीने का आपने एडवांस लिया हुआ है। वो 6 महीने का एडवांस अब कम होता जा रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वज़ह से वो पैसे उसके जो उसकी इम्पैक्ट है, वो कम हो गया है। तो आपको जब जब जो जो आपका टेनेंट होगा, वो छोड़ने के ऊपर आएगा, तो उसके पास वो जो 6 महीने का जो उसने एडवांस दिया हुआ है, वो उसके लिए 6 महीने की जगह अब वो 3 महीने का रह गया लेट्स से। तो आपको ये एक रिस्क आपके पास आ जाएगा कि अगर वो लेट्स से छोड़ते नहीं हैं, इस तरह के हुए हैं इंसिडेंट्स कि जब 4 साल गुज़र गए, 4 साल बाद वो किसी वजह से रेंट नहीं दिया पहले महीने, फिर दूसरे महीने भी रेंट नहीं दिया, फिर आप उनको एविक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो वो 1 महीने का और आपको नोटिस देना पड़ता है। तो वो 3-4 महीने जब गुज़र जाते हैं, तो आपका जो एडवांस है, वो बर्न आउट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट पे ना आएँ कि आपका 3-4 महीने के अंदर ही आपका एडवांस बर्न आउट हो जाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लैंडलॉर्ड्स को सोचनी चाहिए। अगेन मैं कहता हूँ कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स की जो रिलेशनशिप है, वो ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप है। तो उस ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप को आप उसी हिसाब से रखें। अब आप इसमें ये देखें कि इसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, बीइंग अ लैंडलॉर्ड कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपने पता नहीं, हो सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हो,
और उसकी पेमेंट आपको हर महीने करनी हो, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हो कि आगे लेट्स से 10 साल बाद मुझे ये प्रॉपर्टी आपकी इक्विटी बन जाएगी 100%, तो आपको तो हर महीने उसकी उस बैंक के पैसे देने हैं, तो वो आपने सोचा हुआ है कि उन उन किराए से आएँगे जो टेनेंट आपको दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते हैं कि आपने उस प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर आपने फिक्स एलोकेशन की हुई है कि यार ये पैसे मेरे जब आएँगे तो मैं यहाँ पर इसको इसकी लेट्स से फीस पे कर दूँगा या कुछ भी मैं कर दूँगा। तो अगर आपकी ये साइकिल ब्रेक होती है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएँगे। तो इसलिए ये सारे रिस्क अपने दिमाग में रखने चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि ये ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप होती है लैंडलॉर्ड और टेनेंट की, लेकिन बहुत सारे टेनेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने घर से ज़्यादा अच्छा उस घर को रखते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे देखे हैं जो उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। अब मैं भी इस घर में रह रहा हूँ, तो ये भी तो एक एज़ अ टेनेंट ही रह रहा हूँ ना मैं। लेकिन मेरा लैंडलॉर्ड अगर कभी मेरे घर में आएगा तो वो खुश होगा इसको देख कर के, यार इस घर को मैंने किस तरह से रखा हुआ है। लेकिन मैं अपने घरों में कभी-कभी जाता हूँ, जो मैंने देखा है जो लोग किराए पे रहते हैं, वो उसको समझते हैं कि यार ये बस किराए पर ही है, और ये उसको उसको बस अड्डा समझते हैं। हालाँकि 10-10 साल रह लेते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करवाते। हम अपने घर में जहाँ पर खुद रह रहे हैं, तो उसके अंदर अपने पैसों से भी तो कुछ करवा सकते हैं ना, भले हम किराएदार हों। ठीक है, उसके अंदर आपके अपने पैसे लग रहे होते हैं लेकिन आप रह रहे हैं उस जगह पर। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनसे मुझे थोड़ा-सा डर भी लगता है कि यार ऐसे लोग ना मिल जाएँ जहाँ पर जो जिस घर में रह रहे हो उसको अपना ना समझें। सो मेरी तरफ से ये टिप है कि जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दें और आपको लगे कि उसमें पहले ही दिमाग में ये सोच के रखें कि ये 4 साल के लिए देनी है आपको। क्योंकि 4 साल बाद आपको हर सूरत में या तो टेनेंट चेंज करना है या फिर आपको कोई कुछ और करना है उस प्रॉपर्टी को, तो आप कर लें। लेकिन टेनेंट चेंज करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एडवांस के पैसे दोबारा से मिलेंगे, और उसके अलावा जो आपकी एक्सपोज़र हो गया है एक बंदे का ज़्यादा रहकर, वो कम हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि टेनेंट अच्छा है और उसने आपके साथ कोऑपरेट किया है, जब आपने बोला जिस हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा था उसी हिसाब से पैसे भी बढ़ाएँ, और कोई रेंट में देते वक़्त कोई आपको मसला भी नहीं हुआ है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नथिंग हार्म इन दैट। लेकिन एज़ आई सेड कि ज़्यादातर केसेज़ के अंदर मैंने देखा है कि बेहतर ये है कि आप टेनेंट्स को चेंज कर दें आफ्टर सम टाइम, लेट्स से 4 इयर्स और मैक्सिमम 5 इयर्स। मैं इस चैनल के ऊपर अक्सर बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी की और पर्सनल फाइनेंस की। तो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसके अंदर मैंने कंपाउंडिंग के बारे में ज़िक्र किया था, तो कंपाउंडिंग के बारे में वीडियो यहाँ पर आ रही होगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। एक वीडियो यहाँ पर लगाई हुई है कि अपनी आप प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।